नमस्कार। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की। जुलाई 2025 वाली जो क्लाइमेट पर सलाहकार राय आई है उस पर जी। हमारे पास इसका एक काफी गहरा विश्लेषण है। हम समझना चाहते हैं कि इसके मुख्य नतीजे क्या हैं और भारत और दूसरे विकासशील देशों मतलब ग्लोबल साउथ पर इसका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। और ये बात काफी दिलचस्प है ना कि ये एक सलाहकार राय है, मतलब तकनीकी तौर पर तो बाध्यकारी नहीं है ये, हाँ, लीगली बाइंडिंग नहीं है। पर फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई की दिशा बदल सकती है। ये अपने आप में काफी अहम है। सही कहा। तो चलिए थोड़ा समझते हैं ये राय मांगी क्यों गई थी, कहाँ से शुरू हुई ये बात। हाँ, तो वो ये पहल की थी वनुआतू ने, जो एक छोटा सा द्वीपीय देश है प्रशांत महासागर में। अच्छा, वनुआतू। जी। और उन्हें 130 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला, जो काफी बड़ी बात है। इसी के चलते 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आईसीजे से ये राय मांगी। और सवाल क्या थे? मुख्य रूप से दो मुख्य सवाल थे। पहला तो ये कि भाई देशों की कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं अभी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जलवायु बचाने को लेकर, और दूसरा कि उन देशों के लिए कानूनी नतीजे क्या होंगे जिन्होंने जलवायु को मतलब क्लाइमेट सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, खासकर छोटे द्वीपीय देशों और दूसरे विकासशील राज्यों को। और आईसीजे ने क्या पाया, मतलब सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आईं? देखिए, सबसे बड़ी बात शायद ये है कि आईसीजे ने बिल्कुल साफ कर दिया कि पर्यावरण बचाना अब सिर्फ कोई नैतिक अपील या अच्छी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक स्थापित कानूनी दायित्व है, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन। और ये दायित्व आता है अलग अलग संधियों से, जैसे यूएनएफसीसी है, पेरिस समझौता है, और जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रिवाज हैं उनसे। यानी अब ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं, कानूनी जरूरत है। बिल्कुल। और इसे भी आगे जाकर आईसीजे ने जलवायु परिवर्तन को सीधे सीधे मानवाधिकारों से जोड़ दिया है। ओ, मानवाधिकारों से? जैसे? हाँ, जैसे जीवन का अधिकार, भोजन, पानी, घर, स्वास्थ्य का अधिकार। आईसीजे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन इन सब पर असर डालता है, तो अगर कोई देश एक्शन नहीं लेता तो वो सिर्फ पर्यावरण की अनदेखी नहीं, बल्कि वो संभावित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। हाँ, ये इसे नैतिक दायरे से निकालकर सीधे कानूनी जवाबदेही के क्षेत्र में ले आता है। और वो जो नुकसान ना पहुंचाने वाला सिद्धांत है, नो हार्म प्रिंसिपल, उसका क्या? हाँ, उस पर भी काफी जोर दिया गया। मतलब देशों को ये पक्का करना होगा कि उनके यहाँ जो गतिविधियां हो रही हैं, खासकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, उनसे दूसरे देशों को या जो हमारा साझा पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचे। ये सिद्धांत तो शायद पहले से था। जी, ये नया नहीं है, पुराने केस हैं जैसे ट्रेल स्मेल्टर वाला, लेकिन इसे जलवायु परिवर्तन पर इतने साफ तौर पर लागू करना ये नई बात है। और साथ ही सहयोग करने, टेक्नोलॉजी बांटने और खासकर कमजोर देशों को क्लाइमेट फाइनेंस देने का दायित्व भी बताया गया है, जो पेरिस एग्रीमेंट्स में भी है ना? अनुच्छेद 9 और 10। बिल्कुल उसी के अनुरूप। लेकिन अगर ये राय बाध्यकारी नहीं है तो फिर असली कानूनी परिणाम क्या होंगे? क्या सच में कोई असर पड़ेगा? देखिए, सीधे इस राय के आधार पर आईसीजे किसी को सजा नहीं देगा, पर बात यह है कि उत्सर्जन कम करने या जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलने यानी अडैप्टेशन, उसमें अगर कोई देश फेल होता है तो उसके कानूनी नतीजे हो सकते हैं। कैसे? ये राय जो है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं या भविष्य में चलेंगे, उनके लिए एक बहुत मजबूत आधार बन जाती है। अच्छा, मतलब मुकदमों में इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, मुआवजे के जो दावे हैं उनको बल मिलता है। तो संक्षेप में कहें तो जलवायु पर कुछ न करना अब कानूनी तौर पर उतना सेफ नहीं रहा, भले ही ये राय सिर्फ सलाहकार है। ये जो ऐतिहासिक उत्सर्जन और जिम्मेदारी की बात है, ये हमेशा से मतलब काफी बहस का मुद्दा रही है। इस पर आईसीजे ने क्या कहा? ये एक और बहुत अहम बिंदु है। आईसीजे ने साफ साफ माना है कि जलवायु परिवर्तन में विकसित देशों की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी रही है। अच्छा। हाँ, खासकर औद्योगिक क्रांति मतलब करीब 1850 के बाद से जो उत्सर्जन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वो जो लॉस एंड डैमेज यानी हानि और क्षति के मुआवजे की बात है, या कार्बन देनदारी या फिर तकनीक और पैसा देने की मांग है, वो और मजबूत होगी। निश्चित रूप से। और इससे वो सिद्धांत भी मजबूत होता है, सीबीडीआर यानी साझा लेकिन भेदित जिम्मेदारियां, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी, मतलब जिम्मेदारी सबकी है पर विकसित देशों की पहले और ज्यादा है। हालांकि ये भी कहा कि सभी देशों को अपनी क्षमता के हिसाब से काम तो करना ही होगा। ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा भारत पर आते हैं। हमारे लिए इस राय का क्या मतलब है?
भारत का क्या स्टैंड रहा है इस पर? भारत ने देखिए इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन नहीं किया था, हाँ, को स्पॉन्सर नहीं था। लेकिन विरोध भी नहीं किया, एक तरह से समर्थन ही दिया। भारत का रुख हमेशा से थोड़ा कह सकते हैं नपा तुला रहा है। हम अपने विकास की जरूरतें भी देखते हैं, ऊर्जा चाहिए, घर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, बिल्कुल। और साथ ही ऐतिहासिक बराबरी की भी बात करते हैं कि हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन ऐतिहासिक रूप से कम रहा है। जैसे पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा भी है, भारत के सामने ये दोहरी चुनौती है, विकास भी करना है और दुनिया के साथ मिलकर जिम्मेदारी भी निभानी है। तो क्या इस राय से भारत के लिए कोई कानूनी खतरा बढ़ता है? देखिए, ऐतिहासिक उत्सर्जन के मामले में तो भारत पर जोखिम कम है, लेकिन हाँ, भविष्य के जो हमारे लक्ष्य हैं या जो अनुकूलन के उपाय हैं, अगर उनमें कमी रहती है तो दबाव बन सकता है। पर दूसरी तरफ भारत की अपनी ताकतें भी हैं। हमारे पास एनजीटी जैसा मजबूत कानूनी ढांचा है, हमारी एनडीसी प्रतिबद्धताएं हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। अब अगर इसे बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर में देखें तो इसके क्या असर होंगे? जो छोटे द्वीपीय देश हैं, SIDS, उनके लिए तो ये एक बड़ा हथियार है, कूटनीतिक भी, कानूनी भी। कैसे? अब उनके पास ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाने का या शायद मुकदमा करने का भी एक बेहतर कानूनी आधार है। इससे बातचीत में उनकी स्थिति मजबूत होगी। और विकसित देशों के लिए? उन पर दबाव और बढ़ेगा क्लाइमेट फाइनेंस बढ़ाने का, ऐतिहासिक उत्सर्जन की भरपाई करने का, और हाँ, मुकदमों का खतरा भी। और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए? उनके लिए ये एक नया औजार है। वो अपने देशों की सरकारों पर दबाव बनाने के लिए घरेलू अदालतों में इस राय का हवाला दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये राय एक तरह से मील का पत्थर है जलवायु एक्शन को कानूनी जामा पहनाने में। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जो धुंधले से नैतिक कर्तव्य थे, उनको ज्यादा ठोस कानूनी मानकों में बदल रही है। जैसा अकबरुद्दीन साहब ने कहा, ये अंतिम फैसला नहीं पर एक नैतिक और कानूनी दिशा सूचक जरूर है। ये विकासशील देशों के हाथ में एक ताकतवर कूटनीतिक टूल है, अमीर देशों के लिए एक चेतावनी है, और पूरी वैश्विक जलवायु व्यवस्था के लिए कह सकते हैं न्याय की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है, जो विज्ञान, बराबरी और मानव अधिकारों पर आधारित हो। तो आगे क्या लगता है, क्या देखने को मिल सकता है? उम्मीद तो यही है कि ग्लोबल साउथ शायद G77 प्लस चीन जैसे ग्रुप्स के जरिए मुआवजे और क्लाइमेट जस्टिस के लिए और जोर लगाएगा, और मुकदमों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर। ये सब वाकई बहुत अहम है। चले जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये राय तो मुख्य रूप से देशों की जिम्मेदारियों पर है जी, पर क्या ये हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी सोचने पर मजबूर करती है? हमारी अपनी जीवन शैली, हमारे चुनाव, खासकर जब हम सोचें कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर